साहित्य में व्यक्त कहावतें और कहावतों में वर्षा का पूर्व अनुमान, कृषि संबंधी सूचनाओं से जुड़ी हुई अनुभवजन्य तमाम तरह की सूचनाएं, ये हमें साहित्य में कविता या गद्य के माध्यम से मिलती हैं। हम जानते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देश, विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां कृषि पर निर्भरता है और कृषि के लिए हम वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। वर्षा का होना, समय से होना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जानते हैं कि वर्षा का एक समय, या जिसको हम चौमासा कहते हैं, 4 महीने बारिश के भारत में जैसे लगभग सुनिश्चित माने जाते हैं। यह अलग बात है कि उन महीनों में बारिश कम हो या अधिक हो या अत्यधिक हो, यह तो एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन सामान्यतः वो 4 महीने प्रतीक्षा बारिश की कराते हैं। यह वर्षा का होना खेती के लिए, अलग अलग तरह की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दुनिया भी वर्षा पर निर्भर करती है खेती के लिए। अधिकांश जगहों पर तो खेती पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर है। वहां जल के अन्य साधन उस तरह के उपलब्ध नहीं है। भारत इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली देश है, क्योंकि यहाँ ईश्वर ने बहुत सी नदियां हमें दी हैं। उन नदियों में समय समय पर प्रचुर मात्रा में जल राशि भी हमें प्राप्त होती है, जिससे सिंचाई का काम हम करते हैं। लेकिन यदि वर्षा न हो और सूखा पड़ जाए, तो हम फिर तमाम दूसरे उपायों से खेती का, उसकी सिंचाई का उपाय करने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर मध्यकाल में घाघ कवि इस दृष्टि से हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। घाघ और भड्डरी, ये 2 कवि ऐसे हैं जिन्होंने लोक को, लोक जीवन को, कृषि संस्कृति को, मौसम विज्ञान को विशेष रूप से अध्ययन किया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शोध की है, अनुसंधान परक उक्तियां उनकी कविता में हमें कहावतों से पिरोई हुई मिलती हैं। घाघ कवि की मान्यता है कि यदि चैत में अश्विनी नक्षत्र में वर्षा हो गई तो चौमासे में सूखा पड़ेगा। अब ये निश्चित रूप से एक जीवन अनुभव आधारित निष्कर्ष है। चैत का महीना, जिसे हम चैत्र कहते हैं, उसमें अश्विन नक्षत्र में यदि वर्षा का आगमन हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, होता भी है, तो फिर कवि का मानना है, उसकी मान्यता या स्थापना है कि चौमासा जो है, यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने जो हैं, उनमें सूखा पड़ता है, यानी बारिश का अभाव हो जाता है। अब इसका मतलब है कि मौसम की इस स्थिति का नक्षत्र विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि का ज्ञान भी हमारे कवियों के पास प्रचुर मात्रा में था। यदि रेवती नक्षत्र में वर्षा हो तो आगे वृष्टि नहीं होगी, इसका उल्लेख भी कवि करता है। यानी घाघ और भड्डरी जैसे इन कवियों का जो जीवन अनुभव है, वो लोक से कितना जुड़ा हुआ है, कितना निकट है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। भरण नक्षत्र में यदि पानी बरस जाए तो तृण का भी नाश हो जाएगा। यानी भरण नक्षत्र में होने वाली वर्षा इस कदर सूखे को जन्म देती है कि घास और तिनके भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी उन्हें वह जो आर्द्रता है, वह जो जल का की जो संचय की या सींचने की स्थिति है, उससे वंचित होने का अवसर आ जाता है। लेकिन यदि कृतिका नक्षत्र में पानी वर्षा हो तो अंत तक वर्षा अच्छी होती है। हमने देखा कि हमारे भारतीय अनुभवी वयोवृद्ध जो सामाजिक लोग हैं, वो अनेक प्रकार के ऐसे निष्कर्ष अपने जीवन अनुभवों से बना लेते हैं। हमारे घरों में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी व्यक्ति को देखकर, उसकी मुख मुद्रा को देखकर, उसकी आंगिक चेष्टाओं को देखकर बहुत से अनुमान लगा लेती हैं। अगर खांसी हो
छींक आ रही हो तो उससे भी उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कोई समस्या है या कोई बीमारी है या कोई रोग है। ये सब जीवन अनुभव आधारित है। इसलिए वर्षा कब अधिक होगी, कब कम होगी, कब बिल्कुल नहीं होगी, इसके कुछ मानक इन कवियों ने जीवन से, समाज से, लोक से शिक्षा लेकर निर्धारित किए और उन्हीं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत भी किया। असनी गलिया अंत बिना से, गली रेवती जल को नासे, भरनी नासे तृणों सहूतो, कृतिका बरसे अंत बहुतो। कृतिका में यदि बारिश हो तो अत्यधिक मात्रा में वर्षा, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और किस नक्षत्र में, किस राशि में, किस घड़ी में अगर बारिश हो तो उसका दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या होता है, कितना होता है, उन सब की चर्चा भी कवि अपनी कविता के माध्यम से करता चलता है। यदि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, आषाढ़ माह और उसमें भी कृष्ण पक्ष, हम जानते हैं कि हमारी हिंदी जो गणना पद्धति है उसके आधार पर हिंदी के महीनों के नाम भी अलग तरह से हमने निर्धारित किए हुए हैं। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, ये तो अंग्रेजी पद्धति से निर्धारित है, लेकिन हिंदी में चैत्र के या जेठ के या आषाढ़ के जब, या सावन की बात जब हम करते हैं तो वो हिंदी माह के आधार पर। तो आषाढ़ का महीना कृष्ण पक्ष, महीने के दो पक्ष माने जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष उज्ज्वल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष श्यामल पक्ष होता है। हम जानते हैं कि 15-15 दिन के इन दो पक्षों के आधार पर ही पूर्णिमा का और अमावस का आगमन होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा यदि बादलों के बीच से निकले तो 3.5 महीने प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। अब आप देखिए, ये जो मौसम का अध्ययन है, यह जो मौसम के या नक्षत्रों की गति के परिवर्तन का अनुसंधान परक अनुभव है, यह वास्तव में जो स्थापना करता है वो प्रामाणिक स्थापनाएं हैं। ये कोरी या काल्पनिक या वायवी स्थापनाएं नहीं है, इसमें जीवन के अनुभव निश्चित रूप से शामिल हैं। आषाढ़ का महीना, हमें याद होगा, आषाढ़ का एक दिन, बहुत सुंदर नाटक भी मोहन राकेश ने लिखा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि चंद्रमा बादलों के बीच से निकलता है तो 3.5 महीने निश्चित रूप से अच्छी वर्षा होगी। अब इसको कवि कैसे कहता है, आषाढ़ मास आठें अंधियारी, जो निकले चंदा जलधारी, चंदा निकले बादल फोर, 3.5 मास बरखा का जोर। अब ये कोई जीवन अनुभव, सुदीर्घ जीवन अनुभव का अध्येता ही इस प्रकार के कथन को प्रामाणिकता और अधिकार के साथ कविता में पिरो सकता है। देखा जाए तो अनेक आधारों पर मौसम के संबंध में भविष्य की वाणियां की जाती हैं। हम रेडियो, टेलीविजन में या पत्र पत्रिकाओं में भी मौसम के पूर्व अनुमान के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। आज तो विज्ञान का युग है, विज्ञान ने भी अत्यधिक प्रगति कर ली है, बहुत से नए अद्यतन अधुनातन उपकरण तैयार कर लिए हैं और बहुत सी मान्यताएं या पूर्व अनुमान अब ठीक भी निकलते हैं। कहाँ तूफान आएगा, कब आएगा, कहाँ आंधी आएगी, बारिश कब और कितनी आएगी, वर्षा ऋतु के अत्यधिक वृष्टि से क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब की चेतावनियां हमारा जो मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान विभाग है वह भी घोषणा के रूप में प्रसारित करता रहता है। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टेलीविज़न में या सोशल मीडिया में इस तरह की जानकारियां अब संचरित होती रहती हैं। लेकिन जब हम इन सब दृष्टियों से उतने सशक्त, उतने उपकृत नहीं थे, तो भी जीवन अनुभवों से हमारे साहित्य के, समाज के जो चिंतक थे वो इस प्रकार की
पूर्व अनुमान संबंधी घोषणाएं कविता आदि या गद्य विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। खेती या कृषि के लिए अनुकूल मौसम की भविष्यवाणियां भी इन कहावतों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका आधार अनुभव है, सुदीर्घ जीवन अनुभव। और अनुभव से बेहतर प्रमाण तो कुछ और हो नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में पूर्वा हवा, पूरब से चलने वाली हवा से उत्तर भारत में पानी बरसता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो आषाढ़, सावन और भादो में पूर्वा हवा के जरिए पानी बरसाता है। अब ये जो अनुभव है, यह मौसम की बहुत सूक्ष्मता से जो अध्ययन किया गया है या उसकी जो जानकारी अर्जित की गई है, उसके आधार पर यह घोषणा की जाती है। पूरब दिशा से जब हवा चलती है तो उसमें एक ठंडक होती है, और उत्तर भारत में जब पानी बरसता है उस पूर्वा हवा के कारण, तो बंगाल की खाड़ी में जो मानसून पैदा होता है या मानसून जन्म लेता है, वह आषाढ़, सावन और भादो में पूर्वा हवा के माध्यम से ही पानी बरसाने का काम करता है। इसी को कवि बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त भी करता है। आंबा सोर चले पुरवाई, तो जान्यो बरखा ऋतु आई। आंबा सोर चले पुरवाई, तो जान्यो बरखा ऋतु आई। चमके पश्चिम उत्तर ओर, तो जान्यो बरखा है जोर। तो मान लीजिए कि वर्षा पुरजोर होगी, भरपूर होगी, पूरी शक्ति से होगी, यानी प्रचुर मात्रा में बारिश का आगमन होगा। अब ये एक प्रकार से सावधान करने का भी माध्यम है किसान को, या उन क्षेत्रों में जो लोग निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनको भी कभी एक प्रकार से सावधान करता है। यदि ग्रीष्म ऋतु के अंत में आमों की झकझोर, आमों को झकझोर के गिरा देने वाली हवा चले, हम जानते हैं कि आम की बौर आती है, आम वृक्षों पर जब लगते हैं और पूर्व दिशा से आने वाली तेज हवा यदि चले और आम टूट टूट कर गिरने लगे, ग्रीष्म ऋतु में पूर्व दिशा से चलने वाली तीव्र हवा से यदि वृक्षों पर लदे हुए आम टूट टूट कर गिरने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा ऋतु आने वाली है। यानी हवा के तेज झोंके भी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो ये तेज हवा आई है, ये बारिश लेकर आई है, क्योंकि इस तेज हवा से आम जो हैं वो टूट टूट कर गिर रहे हैं। इसलिए बादल घिर कर उत्तर पश्चिम में यदि चमकने लगें तो वर्षा की संभावना और बढ़ जाती है, अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बादल चंद्रमा को घेर ले, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को बादल यदि चंद्रमा को घेर लें, तो भट्टरी कवि कहते हैं, उनका जो ज्योतिष ज्ञान है वो ये कहता है कि वर्षा ऋतु में आनंद ही आनंद होगा। यानी पूर्णिमा के चंद्रमा को, जो पूर्ण चंद्र जब उपस्थित होता है, उस चंद्रमा को यदि आषाढ़ महीने की बदलियां या बादल उस पर आच्छादित हो जाएं, उसे घेर लें, तो कवि का अनुभव यह स्थापना करता है कि जो बारिश होगी वो अत्यधिक आनंदप्रद होगी। आषाढ़ मास पूनो दिवस, आषाढ़ के महीने में पूनो यानी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ मास पूनो दिवस बादल घेरे चंद। यदि बादल चारों तरफ से आए, घिर कर आए और चंद्रमा को घेर लें, आच्छादित कर लें, तो भड्डर जोशी कहे होवे परमानंद। तो भड्डर कवि जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, मध्यकाल के अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का भी गहन गंभीर अध्ययन किया, अनुभव अर्जित किया। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है, यह कोई कोरी कल्पना या पूर्व अनुमान मात्र नहीं है। उसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो नक्षत्रों की गति को, जो ग्रह चाल को, जो खगोल शास्त्र के आधार पर उनकी परिवर्तित होने वाली स्थितियों को पढ़ते हैं, कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र
प्रवेश करता है उसका क्या परिणाम होता है, इन सब की चर्चा भी, यानी यहां तक के राजयोग कब बनता है, जारज योग कब बनता है, ऐसे तमाम योगों की बात भी हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में की गई है। तो भड्डरी कवि जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं वो ये कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन यदि बादल चंद्रमा को घेर लेते हैं तो जो वर्षा होगी वो वर्षा सामान्य वर्षा नहीं होगी, वो परमानंद देने वाली, परम आनंद का कारक बनकर आएगी। आषाढ़ मास की पूर्णमासी को यदि बादल गरजें और बिजली चमके, एक अन्य प्रकार की घोषणा, एक अन्य प्रकार का अनुमान प्रामाणिकता के आधार पर कवि करता है कि आषाढ़ के महीने में पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन यदि आकाश में बादल खूब गरजें और बिजली प्रचुर मात्रा में चमके तो अधिक वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। यानी यदि सूखा पड़ा है, यदि फसल नष्ट हो रही है, तो इस अवसर पर, इस स्थिति में जो बारिश होगी वो सुखद होगी, आनंदप्रद होगी, समृद्धिदायक होगी, उससे अकाल की समाप्ति हो जाएगी। और जो सज्जन लोग हैं, जो कृषि समुदाय है, जो श्रम साधना करने वाले मजदूर आदि हैं, वो आनंदित होंगे। कवि कहता है, आषाढ़ी पूनो दिनों गाज बीज बरसंत, आषाढ़ी पूनो दिना गाज बीज बरसंत, नासे लक्षण काल का आनंद माने संत। संतों की ये मान्यता है कि यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है, यदि इस प्रकार से वर्षा का आगमन होता है, बिजली खूब गरजती है, चमकती है, और आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन में यदि बादल इस तरह घिर कर आते हैं तो जो सूखा है, जो अकाल है, वो नष्ट हो जाता है और वर्षा से चारों तरफ हरियाली की स्थितियां बन जाती हैं, आगमन हो जाता है, खुशहाली लहलहाने लगती है। यह संत वचन के रूप में, संतों की मान्यता के रूप में इस प्रकार की धारणा समाज में व्याप्त है। इसकी तरफ कभी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। यदि उत्तर दिशा में बिजली चमकती हो और पूर्वा हवा तेज चल रही हो, बह रही हो, तो घाघ कवि अपनी पत्नी से कहते हैं कि बैलों को घर के अंदर बांध लो, क्योंकि वर्षा तीव्र गति से शीघ्र होने वाली है। यानी जो बैल और गाय आदि थे या भैंस आदि थे, ये भी पशुधन, ये किसान के लिए, भारतीय समाज में, यहाँ के कृषि प्रधान समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पशुधन से उसका जीवन यापन होता है, उसके परिवार का पालन होता है, वह खेती करता है, वह गाय भैंसों से दूध आदि अर्जित करके उसको बेचकर उसका व्यापार करता है, और इसी तरह बैलों से वह खेतों में हल जोतने का काम करता है, कुएं से रहट आदि के रूप में उसका प्रयोग करके पानी निकालने का काम करता है। तो ये जो पशुधन है, गोधन या बैल आदि का धन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कवि सचेत करता है कि यदि उत्तर दिशा में बिजली खूब तेजी से चमक रही हो, कड़क रही हो, पूर्वा हवा चल रही हो, तो घाघ कवि अपनी पत्नी को सचेत करते हैं, उसे सूचना देते हैं कि वो बैल जो बाहर बंधे हैं खेत में या आंगन में, उनको घर के भीतर ले आओ, क्योंकि अब जो बारिश होगी वो बहुत तेज होगी, उसका प्रहार बहुत तीव्र होगा। इसलिए वो कहते हैं, उत्तर चमके बिजली पूरब बहे जुबाब, घाघ कहे सुनु घागिनी बरखा भीतर लाव। ये जो बरधा है, ये जो बैल हैं, इनको भीतर लाकर बांध दो ताकि वो सुरक्षित रहें, वर्षा के आघात से वो बचे रहें। पशुओं के प्रति भी कृषि समुदाय में एक आत्मीयता, एक लगाव, एक अपनापन, एक पारिवारिक सदस्य का सा बोध उनके प्रति होता है, क्योंकि निर्भरता तो उस पशु समुदाय पर कृषि समुदाय की रहती ही है। ऋतुओं और मौसम के आरंभ होने के समय को भी इन लोक कवियों ने अपनी कहावतों के माध्यम से व्यक्त किया, उद्घाटित किया। कब कौन सी ऋतु, हमारे यहाँ 12 मासा
और षड ऋतुओं का उल्लेख कविताओं में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सूफी कवियों ने तो विशेष रूप से विरहिणी नायिकाओं के विरह को भी जब उद्घाटित किया तो किस ऋतु में उस पर क्या असर होता है उसकी भी चर्चा की है। मौसम भी कैसे विरह में किस प्रकार की पीड़ा पैदा करता है, किस प्रकार के आनंद का बोध कराता है, इन तमाम बातों को कवियों ने कविता के माध्यम से पिरोने का काम किया है। इसलिए ऋतु या मौसम एक महीने पहले ही अपना प्रभाव व्यक्त करने लगता है। यानी मौसम के आगमन की सूचना पशुओं से, पक्षियों से, जब मोर बोलने लगता है, जब कोयल बोलने लगती है, जब पक्षी पंक्ति बनाकर उड़ने लगते हैं, ये भी सूचना है, यानी उससे भी अनुमान लगाया जाता है। इसलिए किसी भी ऋतु या मौसम को हम एक महीना पहले ही उसके आगमन की सूचना या पूर्व सूचना के रूप में, संकेत के रूप में जान लेते हैं। कवि अपने अनुभव से उसे व्यक्त करता है। आधे जेठ को, जो जेठ का महीना है, जैसे जून का महीना होता है ना, उसमें आधा महीना जेठ का होता है और आषाढ़ का महीना, जिसको हम आषाढ़ की सुंदरता को, आषाढ़ के प्राकृतिक वैभव को कवियों ने बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया। तो आधे जेठ को ही आषाढ़ कहा गया, और क्योंकि उस समय तक आसमान में बादल दिखाई देने लगते हैं, यानी आषाढ़ का आगमन एक प्रकार से वर्षा ऋतु के आगमन की पूर्व सूचना देता है। हालांकि जो जून का महीना है वही जेठ का महीना कहलाता है और वो गर्मी के उत्कर्ष का महीना होता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त आदि, इनमें धीरे 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 वर्षा ऋतु की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। जून के अंत में या जुलाई के प्रारंभ में जिस प्रकार हम मानसून के आगमन की पूर्व सूचना की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों में मानसून कब आता है इसकी सूचना हमारा मौसम विभाग देता भी है। इसलिए यदि आसमान में बादल दिखाई पड़ने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आषाढ़ उसकी सूचना दे रहा है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी, इसका पता इसी से कवि को लग जाता है। एक मास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ आषाढ़ कहावे। देखिए कितना सुंदर परिकल्पना कवि करता है, कितनी सुंदर उक्ति के माध्यम से, कि एक माह पहले ही ऋतु के आगमन की सूचना विधाता दे देते हैं। ईश्वर का जो उसकी जो समय सारणी है, उसका जो एक पूरा टाइम टेबल है, वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले से सूचना मिल जाती है कि वर्षा का आगमन होने वाला है, मानसून आने वाला है, बादल घिर के आएंगे, बारिश होगी। इसलिए एक महीने पहले ही आप सचेत करता है ईश्वर, व्यवस्था हमें, मौसम हमें सावधान करता है कि अब क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसलिए जो आधा जेठ है, जेठ का जो उत्तर भाग है, वो आषाढ़ कहलाता है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को बादलों में बिजली चमके, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी के अवसर पर यदि बादलों में बिजली चमके, तो भड्डरी कवि कहते हैं कि आषाढ़ में वर्षा अत्यधिक होगी। कार्तिक सुदी एकादशी बादल बिजली होए, तो आषाढ़ में भड्डरी बरखा चोखी होए। चोखी माने प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी बारिश होगी। इसलिए यह भी किसान को एक प्रकार से संकेत है कि यदि किसी ऐसी फसल का आपको तैयारी करनी है तो, और किसी फसल की बारिश की अत्यधिक उपलब्धि से रक्षा करनी है, तो वह इसका अनुमान लगाकर, इसकी जानकारी अर्जित करके अपने आप को तैयार कर सकता है। यदि पूस मास में, पूस का महीना वो जो दिसंबर और जनवरी का योग है, प्रेमचंद ने कहानी भी लिखी पूस की एक रात, बहुत भयंकर सर्दी का महीना होता है। पूस माह की दशमी को घटा छाई हो, तो सावन माह की दशमी को चारों दिशाओं में बारिश होती है, अवश्य होगी। काहे पंडित पड़ी पड़ी भरो, पूस अमावस की सुधि करो। भाद्र मास में जितने दिन पश्चिमा बहेगी, यानी पश्चिम दिशा से आने वाली हवा चलेगी, पौष मास में उतने ही दिन पाला पड़ेगा। तो पाला कब पड़ता है? जब बर्फ सी गिरने लगती है। पाला जो है वो फसल को जला भी देता है, इसलिए
पाले के आगमन की सूचना भी किसान के लिए एक प्रकार से सावधान होने का सूत्र दिखाई देता है। इसलिए कभी भाद्र मास में, भादों में जितने दिन भी पछवा चलेगी, पौष मास में उतने ही दिन पाला अधिक पड़ेगा। जै दिन भादो बहे पछार, तै दिन पूस में पड़े तुषार। तुषारापात जिसको कहते हैं। यदि ढेले के ऊपर बैठकर चील बोले, किसी बड़े पत्थर के, किसी बड़े मिट्टी के ढेले पर बैठकर चील जोर जोर से बोलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा इतनी अधिक होगी कि गली गली में सब जगह पर पानी भर जाएगा। ढेला ऊपर चील जो बोले, गली गली में पानी डोले। अब ये सब देखिए कितने सुदीर्घ जीवन अनुभव हैं जो कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। चील का बोलना, कौवे का बोलना, कोयल का बोलना, भंवरे की गुंजार करना, मोर का बोलना, ये सब सूचनाएं हैं। और कितना मौसम का, कैसा मनोवैज्ञानिक, समाज का कितना मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया, उद्घाटित किया। यह वास्तव में हिंदी साहित्य की, भारतीय वांग्मय की एक बड़ी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं कि ये कवि दूरदृष्टा थे। ये कवि दिव्य दृष्टि के साथ हमारे सामने समाज को, सामाजिक स्थिति को, मौसम को, कृषि की संभावनाओं को, कृषि जगत के खतरों को कैसे कविता में पिरो पिरो कर व्यक्त करते रहे। वह राजा और वह देश धन्य है जहां अगहन रहते पानी बरसे, और यदि पौष महीने में वर्षा हो तो कहना ही क्या। इस बरसात से अनाज 2 गुना पैदा होता है, और माघ में यदि वर्षा हो तो सवाया पैदा होता है, यानी 1.25 गुना अधिक। लेकिन यदि यही वर्षा फागुन में हो जाए तो घर का अनाज भी बिक जाता है, चला जाता है। इसलिए फाग के या फागुन के महीने में बारिश को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय फसल कटने लगती है, फसल तैयार होने लगती है, या फसल के कटने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कवि कहता है, धनी वह राजा, धनी वह देश, जहवा बरसे अगहन शेष। अगहन के महीने में यदि खूब बारिश हो तो समझो कि समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, अन्न की अधिकता होगी। और पूस में यदि दूना माघ सवाई, और पूस में हो तो 2 गुना या 1.25 गुना अधिक हो जाएगा। लेकिन फागुन बरसे घरों से जाई, और अगर फागुन के महीने में बारिश हो जाए तो बहुत नुकसान की सूचना उसके माध्यम से हमें मिलती है। कवि इस प्रकार हमें सावधान करता है, हमें सचेत करता है, हमें अपने अनुभव से, पूर्व अनुमान से अवगत कराता है कि हमें इन इन स्थितियों का सामना करने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। अगर, और क्योंकि प्रकृति या वर्षा यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसलिए यदि ऐसी स्थिति होती है तो क्या करें, क्या तैयारी करें, कैसे सावधान रहें, कैसे उससे दूर रहें, कैसे उसके उपाय करें, इन सब बातों की ओर कवि हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि मध्यकाल में बहुत से कवियों ने इस प्रकार की उक्तियों से, कहावतों से, कथनों से मौसम का अनुमान लगाया, कृषि संबंधी बातों से, कृषि संबंधी सावधानियों से हमें अवगत कराया। यह वास्तव में एक धरोहर है, एक हमारी अनुभव आधारित संपदा है जो शिक्षा जगत के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।